नमस्कार एवरीवन। हाँ, आज की वीडियो जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत लिमिटेड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे रहेगी। इसमें हम ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे। तो जो 4 मुद्दे मैंने अभी सोचे हैं इस पर आज बात करने पे, वो पिछले 10-12 दिन में जो हुआ है देश में उसके बिहाफ पे हैं। जिसमें एसआईआर जो बिहार में हुआ उसके ऊपर फिर ये लेके आ गए कि जी वोट चोरी हो रही है। पहले चौकीदार चोर है, फिर राफेल, फिर अडवाणी अंबानी, उसके बाद ईवीएम हैक। इनके पिताश्री कहते थे जी वॉलेट बॉक्स हैक उठा लिए जाते हैं तो गलत हो जाता है, ये कहते हैं ईवीएम में हैकिंग हो रही है तो इनको उस वजह से दिक्कत आ रही है। इतना सारा बोलने के बाद भी इनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और जब सरकार बोलती है या इलेक्शन कमीशन बोलती है कि आप एक काम कीजिए कि एफिडेविट के ऊपर लिख करके अपनी जो भी आपने ढूंढा है वो दे दीजिए, फिर हम इस पर संज्ञान लेते हैं। वो इन्हें देना नहीं है क्योंकि इनको पता अगर बाइंडिंग दे दी तो फिर बहुत उल्टी कार्रवाई हो सकती है। वैसे भी पता नहीं कितनी मुकदमों के ऊपर ये बेल पे बाहर है। तो ये रहा है। उसके बाद इनको दिक्कत आई है प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच से लेके। उन्होंने बार देश को संबोधित किया 15 अगस्त को और इंदिरा गांधी जी को पीछे छोड़ दिया। तो इनको ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि भाई अब और कितना इनको मोदी जी को देखना पड़ेगा। मोदी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर ये पिछले 12 साल से मतलब हजम ही नहीं कर पाए कि ये बात सही है। क्योंकि इनको तो वही आदत है कि जी मैक्स 5 साल के लिए कोई आ जाए और उसके बीच में सरकार नहीं गिर पाए तो मैक्स 5 साल रह जाए, उसके बाद हम फिर वापस आ जाएंगे और हम ही राज करेंगे। इस देश को ये अपना खानदानी व्यवसाय की तरह लेते हैं। जी हम ही राज करेंगे, हमारा ही काम है, हमें ही देखना है, बाकी तो बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो तो हम हैंडल कर लेंगे। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, उस वाले पे चल रहे हैं। लेकिन अब 12 साल हो गए हैं। आगे चल के अगर यही 12 साल 20 साल या 25 साल में बदल गए तो इनको दिक्कत लग रही है कि इनको यहाँ से बाहर जाना पड़ जाएगा। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी के अंदर से आवाज़ें आने लग गई कि जो ये होता है कि पार्टी के अंदर यस सर वाले होते हैं, यस बॉस। दूसरे होते हैं जो थोड़ा सोच समझ के अपने रैशनल डिसीजंस बोलते हैं। तो जो टॉप लीडरशिप है उसने सिर्फ यस सर वालों को अपने पास बिठाया है और जो भी रैशनलाइज तरीके से बात करता है या कोई सुझाव देता है उसको ये दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ये इनका भी चल रहा है। ये पूरा हुआ ही था कि फिर अब नया एक चीज़ निकल के आई है। जो नई चीज़ निकल के आई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये आ रहा है कि इनको आपसे, मेरे से या किसी और से कोई लेना देना है नहीं। जनरल पब्लिक क्या बोलती क्या सुनती नहीं। इनको अपना एक नैरेटिव लेके उसके 10 लोगों से वही फेक बयान दिलवा के और बस नेशनल टेलीविजन पे चला देना है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने वोट चोरी का शगुफा निकाल दिया। वो वोट चोरी का शगुफा इन पे उल्टा पड़ रहा है क्योंकि एफिडेविट दे नहीं सकते उसको कि क्या है क्या नहीं है। उसका प्रॉपर होता है ना कि इलेक्शन कमीशन कह रही है कि आप मुझे एफिडेविट दीजिए और लोगों को सामने लाइए, लोग सामने आएंगे, उस हिसाब से हम आगे चल के इनके बारे में कार्रवाई करेंगे। अब इनसे वो होना नहीं। कोई सच अगर इन्होंने बोल दिया फिर डेमोक्रेसी का क्या होगा? क्योंकि इनके हिसाब से डेमोक्रेसी तो ये है कि जैसा हमने बोल दिया वैसा ही होना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन तो भाड़ में जाए। मतलब ये ऑब्लिवियस अपने उसमें जी रहे हैं। इनको ये लगता है जो हमने कह दिया वो ठीक है। जब सामने वाला कुछ मांग ले और वो सबूत या कुछ अपना जैसे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए तो फिर दूसरों का मुंह ताकते हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसको देखिए, आपको सीधा पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है एक रैशनल वे में बोलने में और एक बस जो अपने मन में आया अपने हिसाब से बैठा के गाना गा दिया। वो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कई तरीके की होती है। एक होती है फेस टू फेस, मतलब
आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया, चलता है। सेकंड होते हैं कि जिसमें पहले ही क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस में से जोन से उनको आंसर करना हो तो पहले लेके उनको बता दिया जाता है, उनके आंसर हो जाते हैं। तीसरा होता है कि बहुत सारे अगर सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं तो उनको इकट्ठा करके एक बाइंडिंग आंसर्स दिए जाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब दिए गए, उससे अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज तक अपने सामने होते हुए बहुत सालों से नहीं देखी। मतलब कि जितने वहाँ पे थे एनालिस्ट थे, पत्रकार थे, जो भी आए थे क्वेश्चन पूछने, उनके क्वेश्चंस खत्म हो गए, लेकिन सामने बैठे जो रिप्रेजेंटेटिव थे इलेक्शन कमीशन के, उनको उसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल आराम से समझाया कि उसमें जैसे कि उन्होंने बताया कि हाउस नंबर 0 जो इन्होंने बोला था वो कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे मैपिंग नहीं हुई, बहुत सारे गाँव के अंदर नंबर्स नहीं है, तो हाउस नंबर 0 डलता है। किसी एक की क्या कहते हैं 124 साल की महिला बन गई थी, वो उन्होंने वो खुद ही सामने आके बताया कि भाई मेरा इसमें तो 1990 है, टाइपिंग एरर की वजह से 1900 हो गया, तो मेरी गलती थोड़ी है उसमें, वो ठीक किया जा सकता है, उसके ऊपर बात हो गई। अब जो ABCDFUG नाम वाले में कई लोगों के नाम और वो नहीं पता चल रहे थे, उसका वो है टाइपिंग एरर्स और सारा उन्होंने मतलब जोन से सवाल थे वो पूरी तरीके से क्लियर करके बताए गए। अब वोट चोरी का इनका ये शगुफा जितना चलता, उससे पहले अभी रिपोर्ट आ गई प्रॉपर, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। ये सारी कॉन्फ्रेंसेस होने के बाद अब इनके साथ सबसे बुरा ये हो रहा है कि इनको ये जवाब देना भारी पड़ जा रहा है कि आप एफिडेविट देंगे या नहीं। फिर संजय कुमार जी आके इनको बताते हैं कि प्रधान साहब फंस गए, ये उल्टा बोल गए, ये नहीं बोलना था। अब इनसे ये निवाला नागुला जा रहा है ना निकला जा रहा है, पर ये लगे हुए हैं। इनको लग रहा है कि पब्लिक बहुत इनके आगे पीछे। अरे यहाँ पे कुत्तों का जो डिसीजन आया है स्ट्रीट डॉग्स का, उसको आपके से ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रही है। इन्होंने बिहार में रैली कर दी, वहाँ लौंडा नाच कराया है, उससे ज़्यादा भीड़ तेज प्रताप जी की, जो कि लालू यादव के जो अभी बेटे हैं जिनको उन्होंने पार्टी से निकाला है, उनकी रैली में इनकी रैली से ज़्यादा भीड़ है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। आधे से ज़्यादा लोग जो उनसे जुड़ रहे हैं उनके दोस्त हैं जो पहले निर्दलीय लड़े हैं, और ये यहाँ पे अपना पूरा महागठबंधन लेके चल रहे हैं। वहाँ पे पता नहीं क्या क्या तो करवा रहे हैं अपनी रैलीज में, तब वहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा हो पा रही है। पर ठीक है, इनको लग रहा है कि इस हिसाब से जीत जाएंगे तो फिर उनको मुबारक हो। तो SIR के ऊपर इनकी वोट चोरी का जो ड्रामा है वो गिरता नज़र आ रहा है। इस पे पार्टी हैंडल के द्वारा इन्होंने अपना जितना IT सेल उस पर बहुत ड्रामा किया, पर जब वो उल्टा पड़ रहा है तो फिर चुप्पी होती जा रही है, या फिर वही एक झूठ इतना बोलो कि वो झूठ सच लगने लग जाए, उस हिसाब से चल रहे हैं ये। अब बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होना चाहिए इसके बारे में, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला 15 अगस्त की अपनी स्पीच के बारे में, जो फर्स्ट स्पीच थी उनकी 2014 में, और जो ये स्पीच थी, या तो वो एक नंबर मतलब फर्स्ट पे गिनेंगे उसे। उसके बाद ये सबसे अच्छी और सबसे मतलब जो कहते हैं पावर प्रोजेक्शन के बारे में सबसे ऊपर की स्पीच जो अभी तक की दी गई है वो ये वाली है कि ओवरऑल जो रैंकिंग दी जाए तो दैट विल बी नंबर 1, क्योंकि वो पहली स्पीच थी उनकी, एंड दिस विल बी क्लोज टू नंबर 1 एंड देन सेकेंड। पहले मोदी जी बात करते थे एस्पिरेशंस के बारे में कि हम आगे क्या कर सकते हैं अच्छा करने के लिए और क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन दी जाती थी। अब की बार उन्होंने सीधी बात करी है टेंजिबल्स के बारे में कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या अचीव करना है। एस्पिरेशंस हो गई बहुत ज़्यादा, अब है सीधा मतलब ही इज़ काइंड ऑफ कि यार 2024 में भी तुम्हारा ड्रामा हो गया, फिर एक साल ये चला गया है। अब हमारा देश के कुछ लोग इतने समझदार हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर तक को मानने को रेडी नहीं है।
और जब बंद कर देते तब कहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों बंद कर दें, मतलब खुद उनकी क्लैरिटी हो नहीं रही है, बाकी पब्लिक को और दुखी कर रहे हैं। और जब ये अमेरिका में हो साथ हुआ है उस पर भी लेके थोड़े से वो थे कि भाई अब बहुत हुआ, अब हम आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे एग्रेसिवली खेलेंगे। और जब मोदी जी अग्रेसिवली खेलते हैं फिर बहुत चीज़ों को दिक्कत हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी ये नहीं सोचा था कि चाइना आके हमारे लिए बोलेगा कि जो भारत के ऊपर कोई टैरिफ्स या वो लग रहे हैं वो गलत है और उसके लिए हम भारत से सॉलिडारिटी में खड़े हैं। मतलब चाइना, जिसको मैं सबसे दोगला बोल सकते हैं, जो भारत की नीति के हिसाब से भी कहा जाता है कि भाई इनसे सीधी सीधी बात नहीं मानी जाए, वो तक हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं। ऑल थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए, हमारे मोदी जी आगे एससीओ मीटिंग और ये सारे उसमें बात कर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट से बात हुई, रशियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद जो बात हुई अब क्या कहते हैं अमेरिका में, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे और थोड़ा उसका परिप्रेक्ष्य समझेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप एकदम से 360 बदलने को रेडी हो गया है। और मिस्टर जो व्लादिमीर पुतिन हैं रशिया के प्रेसिडेंट, उनका एक जो ऑरा है और उनकी जो पावर है उसके बारे में भी बात करी जाएगी कि इतने सालों से रशिया का उन्होंने कैसे वापस से स्टेबलाइज किया। वो अगली वीडियो में आएगा, लेकिन अभी के लिए जो बात करी जाए वो है मोदी जी की स्पीच। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात करी। उन्होंने जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जैसे कि फाइटर जेट इंजन, एयरप्लेन डील्स, बाकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा आपका जो आता है क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर जो टैरिफ्स लगे हैं उस पर जो अफेक्टेड सेक्टर्स हैं उन पर जो सब्सिडाइज करना चाहिए, जो हमारे को अपने लोकल बिजनेसेस को हेल्प करनी है उस पर जीएसटी को लेकर के बहुत सारी बातें करी। और बहुत सारी बातें ये नहीं कि हम आगे करके क्या, उन्होंने ये बताया कि ये हम कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक चीज़ होती है कि मैं ये चाहता हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मोदी जी पहले बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। ये अब मोदी जी बात कर रहे हैं कि हम सेमीकंडक्टर्स यहीं बनाएंगे, हम अपना जेट इंजन यहीं बनाएंगे, हम आगे चल के टैंक्स से लेके आगे जितना बनना है वो यहीं बनाएंगे, हम प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे, वो हम यहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, ये इंडिया को आगे चल करके किसी भी डिपेंडेंसी से दूर करता है। हमारे पास नेचुरल गैस के भंडार बनने लग गए हैं। इन सारे टैरिफ्स के ड्रामे के चलते के बीच में $3 पर बैरल और सस्ता कर दिया है रशिया ने तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं उससे, वो हमारे को और फ़ायदा है। हम एनर्जी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हमारे टाइज क्लियर हैं। 43 बिलियन बैरल्स का एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ऑयल मिला है, उस पर काम शुरू हो गया है और वो काम हमें जैसे आगे फ्रूटफुल आने लगेगा उसके बाद इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंट्री, कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जो ये टैरिफ्स लगा रहे हैं अमेरिका वाले वो भी बैक डाउन करेंगे वो, क्योंकि हम अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर नहीं दे सकते। फॉर गॉड सिक्स ये पॉसिबल नहीं है। इस देश में अभी भी 85% हिंदू है, वो नॉन वेजिटेरियन मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले सकता। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल्स और ये सारे सीड्स को हमारी कंट्री के अंदर आने नहीं दे सकते, हमारे साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है। रिलीजियस इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, सोसाइटल के इश्यूज़ हैं। अगला नहीं समझ रहा तो भाड़ में जाए, और 50 देश हैं। 1998 और उससे पहले जो सैंक्शंस हम पे लगते थे उसमें बहुत सारी कंट्रीज हम पे सैंक्शन लगाती थी, तो उसका इम्पैक्ट आता था। अब हमारे पास इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने देश हम पे सैंक्शन लगाए उससे ज़्यादा हमारी यील्डिंग कैपेसिटी है
इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो अपने अंदर सामान बेच के भी आराम से चल सकती है। हमारा एफटीए हो चुका है इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया अगला तैयार खड़ा है, जापान अलग तैयार खड़ा है, बाकी यूरोपियन यूनियन और समझ गई है कि अब यूक्रेन से अमेरिका हट रहा है और जल्दी से जल्दी यूक्रेन का फैसला हो ताकि हम ट्रेड्स और उस पर वापस आए और शांति लें। हम अपना सामान 50 और जगह बेच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अकेला अमेरिका को नहीं खरीदना तो अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए दिक्कत है, अमेरिकन कंज्यूमर्स को आगे चल के चीज़ों की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। इंडिया को कंपल्शन नहीं है कि उनको ही बेचना है। हाँ, इंडिया काफ़ी अच्छा सप्लाई करता है, हमारे लिए अच्छा होता है, पर वो बातचीत करके वापस से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। तो भी 25% पहले, फिर 50%, अभी इस पे जो हाई तौबा चल रही है, ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सेटल डाउन होंगी। यूक्रेन क्लियर हो गया है, रशिया क्लियर हो गया है। इनको सेंट्रल कमांड के अंदर जो इनका पहले ऑफिसर थे, हाई ऑफिसर और अमेरिका के, उनके रिटायरमेंट के ऊपर जो फंक्शन हुआ उसमें आसिम मुनीर हमारे पड़ोस देश के गए। उसके बाद उन्होंने वापस आने के बाद बोला कि उनको शहादत चाहिए, तो शहादत उनको मिलेगी। उसके अलावा उन्होंने सुदर्शन चक्र के बारे में बात करी, हमारा प्रॉपर रॉकेट फोर्स और डिफेंस फोर्स जो है एरियल डिफेंस का, उसके बारे में वो एक बहुत तगड़ा क्लियरेंस थी कि हम अपना डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा रखेंगे और ऑपरेशन सिंदूर का सेकंड पार्ट होगा। ये उस जो स्पीच थी उससे क्लियर है कि उन्होंने अपना ड्रामा बंद नहीं किया, तो सेकंड पार्ट होगा। और अब की बार नेवी, पिछली बार नेवी यार खुद ही बोले कि नेवी वाले से हम ये कहना चाहेंगे, अब नेवी वाले क्या करते हैं, उन्होंने अपनी जो वॉरशिप्स थी उनको नेवल डॉकयार्ड से हटा करके सिविलियन डॉकयार्ड्स में छुपा दिया था। सिविलियन डॉकयार्ड्स पर अटैक करते तो फिर वहाँ पे हाई हल्ला कर देते कि जी सिविलियन वेसल्स तबाह कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। नेवल वेसल्स में कुछ था नहीं। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन है सच बात कि उन्होंने अपने सारे नेवल नेवी के जितने अपने शिप्स और वो थे, वो सिविलियन डॉकयार्ड्स के अंदर छुपा दिए थे, नेवल डॉकयार्ड से हटा करके। इसी वजह से नेवी अपना अटैक फुलफिल नहीं कर पाई। पर अब जब काफ़ी अच्छे सबूत और संकेत आ रहे हैं कि सेकंड पार्ट होना है, क्योंकि इनको तो कल क्या करें, अब फ्लैट अर्थ वाले हैं, क्या ही कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा तो इनको फ्लैट होना है तो फ्लैट किया जाएगा। उनको शहादत मांग रहे हैं वो, और हमारे यहाँ तो सिंपल सी बात है भाई, ये त्योहारों का मंथ है, इसमें जो जो मांगता है उसको दे दिया जाता है। तो दशहरे पे इनका रावण फूंक दिया जाएगा, मांगा है तो मिलेगा, उदार देश है हमारा। इसलिए सारी बात भी है, लेकिन मेन बात थी अब जो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात है। जीएसटी रिफॉर्म्स करने से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे शायद 5 और 18 का ही जो है वो रह जाएगा, और ये बहुत सही भी है। 4 या 5 ब्रैकेट्स होने से कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं कि पहले ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक रिबन लगा हुआ है तो ग्लास का अलग और रिबन का अलग। नहीं, जो बेसिक प्रोडक्ट है आपको उसका ही लेना चाहिए। अब मेरे पास ग्लव है, मेरे ग्लव्स के अंदर मान लो बीड्स लगे हैं ग्लास के, तो वो ग्लास का अलग से लो और इसका अलग से लो, तो वो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो बेकार बात है। उसको स्ट्रीमलाइन करने की जो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात हुई है वो मेरे को बहुत बढ़िया लगी। आत्मनिर्भर भारत की बात बहुत बढ़िया लगी। पर अब आगे बात आती है कि हम एज ए नेशन उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें और बदलनी चाहिए। इसमें मैं बोलूँगा कि जो फोर्सेस हैं और जो ब्यूरोक्रेसी हैं उनको थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत है। हम फ्रांस से और अमेरिका से जो इंजन्स ले रहे हैं उसमें मुझे ये बात कोई दिक्कत की नहीं है। उसमें कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, ये होगा वो, पर मुझे वो कुछ खास नहीं लगता कि इतना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। मुझे दिक्कत उस बात से है कि जब रोल्स रॉयस अपने इंजन देना चाह रही थी, उन्होंने कमिटमेंट मांगी थी कि आप
फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम हमसे नेगोशिएशन करेंगे और फिर हम आपके साथ जॉइंटली जो इंजन है आपको देंगे, उसके अलावा हम आगे के इंजन आपके साथ बनाएंगे। उससे हमारे कई सारे क्लियरेंसेस हो जाते हैं। एक तो रोल्स रॉयस के साथ हम हेल्प करते तो इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारी अच्छे से डीलिंग हो पाती। सेकेंड ऑफ ऑल हमारे को प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलता, हमारे जो आगे वहाँ पे काम करने हैं जिन इंजीनियर्स को आगे हमारे यहाँ पे बनाना है, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती, रिगरस ट्रेनिंग होती, एफिशिएंट ट्रेनिंग होती, जिससे आगे चल के जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती उसकी स्पीड बढ़ती। हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां उनमें जो काम की स्पीड है वो बहुत कम होती है, इस वजह से कॉस्टिंग बहुत हाई चली जाती है। मैनुअल वर्क की कॉस्टिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई जाती है क्योंकि सब कुछ बहुत धीरे होता है। और उन्होंने जो ये बात दी थी वो बहुत सही लगी थी मेरे को प्रपोजल में, लेकिन वही वाली बात है, वो मना कर दिया है। दैट इज़ फॉर द ब्यूरोक्रेसी, और आईएफ को जो देखना उस पर है। अब जो टैरिफ की ये बात करते हैं, अगर हमने काउंटर टैरिफ लगा दिया फिर ये कहीं के ना रहेंगे, इनको समझ आना लग गया है। मैं तो कहता हूँ एक काम करो, बोइंग पे लगा दो काउंटर टैरिफ। उनके हमारे पास तरीका भी है कि भाई तुम्हारा जो ये ब्लास्ट हुआ है, या तो तुम इनको थोड़े अकल डालो, वरना फाइल्स हम सामने हम भी ला सकते हैं। हमारे पास क्या फाइल्स नहीं है कि क्या 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 खबर निकली थी उस प्लेन में जो गुजरात में उड़ते के साथ क्रैश हो गया था, कि तुम तो डाल रहे हो कि पायलट की गलती थी। हमारे पास भी तो 10 चीज़ें हैं बताने की। फिर उन पे टैरिफ डालो, आप बोइंग पे टैरिफ डालो, और अकाशा को और एयर इंडिया को बोलो कि नहीं नहीं, नहीं लेने इनसे, आपको एयरबस से लेना है। ये हाथ जोड़ लेंगे। हमारे पास बहुत सारे लेवरेजेस हैं जो हम यूज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज इंडिया किसी को बुली करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। इंडिया चाहता है आराम से हैप्पी तरीके से आगे बढ़ना, सबको साथ ले करके। अगर इनको ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो से हमने क्या क्या चीज़ें समझी, एक थोड़ी ब्रीफिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस का जो वोट चोरी का पूरा ड्रामा था कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का, वो फेल हुआ है। इनके जो नौटंकी इन्होंने करी थी इनके नेताओं ने, जिसमें बेहोश हो के दिखा रहे थे, वो सबने देखी। जब इनसे एफिडेविट पे और एक्चुअल रिटर्न प्रूफ्स मांगे गए, नहीं इन्होंने नहीं दिए, उन्होंने बात टाली। इसके बाद इनके ऊपर FIRs हुई, तो जिन और आगे का केस जो होंगे इन पे इनको देना पड़ेगा जवाब। ये महाभियोग लाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जबकि जानते हैं कि ना तो इनके पास प्रॉपर टाइम है ना इनके पास प्रॉपर नंबर है। उससे बरगलाने की कोशिश हुई थी, वो भी फेल हो गया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के शगुफे के और बाकी चीज़ों के चिल्लम चिल्ली पे फिर से पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको प्रॉपरली नहीं चलने दिया। जो भी बिल्स आए उन पे प्रॉपरली डिस्कशन नहीं किया। तो उन्होंने अपने जो पार्लियामेंट्री इनकी ड्यूटीज़ हैं उनको ज़ीरो पे रख के फिर से घूम गए, बकैती अपनी करके निकल गए। सेकेंड ऑफ ऑल, जो हमने इस वीडियो में बात समझी कि मोदी जी फ्रंट फुट पे आगे बढ़कर खेल रहे हैं। हमने वर्ल्ड को बहुत क्लियर मैसेजेस दिए हैं कि हम आपसे नहीं झुकेंगे। इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर जो टैरिफ्स लगे उन पर बिल्कुल बात नहीं करी, और एक तरीके से अमेरिका को इग्नोर कर दिया, और साथ ये सबके सामने जाहिर कर दिया कि इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता इन टैरिफ से। हम अपना मेक इन इंडिया पे ध्यान देंगे और बाकी देशों को सप्लाई और उस पर ला करके, अगर एक देश ये चाह रहा है कि हम उसके डिक्टेशन पे चलें, हम नहीं करेंगे। तो GST रिफॉर्म्स, मेक इन इंडिया और अमेरिका को राम राम बहुत दूर से करके मोदी जी ने वापस से साबित कर दिया कि इंडिया फर्स्ट, बाकी सब भाड़ में जाएं। पाकिस्तान की ड्रामेबाजी चालू है, जिसके एवज में उनको फिर से भुगतना पड़ेगा, जिसके सब संकेत दिख रहे हैं। और सेकंड पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर तैयार है शुरू होने के लिए। SIR कंप्लीट हो गया है, बिहार के अंदर चुनाव आने वाले हैं,
और बिहार के अंदर वापस एनडीए आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, जिसमें नीतीश बाबू और एनडीए बीजेपी आपस में मिलकर लड़ रहे हैं, जिसके अंदर लोक जनशक्ति पार्टी पासवान जो हैं उनकी भी इनके साथ लड़ेगी। लेकिन अपोजिशन में अब की बार काफ़ी चीज़ें जो सिनेरियोज बदले जाएंगे और देखने पड़ेंगे। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के वोट्स पे सीधा असर डालेंगे और जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर पे प्रशांत किशोर की पार्टी बीजेपी की वोट्स पर असर डाल सकती है। लेकिन ओवरऑल जहाँ तक मुझे दिख रहा है तो मुझे लगता है कि 150 के आसपास जो सीटें रहेंगी वो बीजेपी लेड जो एनडीए है वो जीतेगी। हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, अभी प्रॉपर पूरा क्या कहते हैं चुनावी माहौल गर्म होगा, रैलीज होंगी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी, मोदी जी और भी फायर ब्रांड नेता जो अपने भाषण करेंगे, रैलीज करेंगे, और उसके बाद क्या आरजेडी अपना मुंह बंद रख पाएगी और चीज़ों को सही से बात कर पाएगी, ये सब देखना होगा। कौन किसकी थाली में कितना बड़ा छेद करता है इस चुनाव में वो देखना होगा। निर्दलीयों का क्या इफेक्ट रहता है वो देखना होगा। और बिहार अपने आप को आगे चल के कहाँ जाना देखता है वो बात रहेगी। MY फैक्टर जो इनका है वो कितना चलता है, कितना टूटता है, उस पर भी नज़र रखी जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा बात अपने पर्सपेक्टिव से रखने की कोशिश करी, बाकी ब्रीफिंग आखिरी के लिए। आगे चल के हम लाइव वीडियोस करेंगे जिसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हम साथ साथ उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।